हेलो स्टूडेंट्स, योगात्मक रसायन के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्षारकीय मूलकों में शेष तीन समूह फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ग्रुप की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि तृतीय समूह में जब हम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो सफेद या लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। यदि अवक्षेप प्राप्त नहीं होता तो इसका तात्पर्य है कि तृतीय समूह उपस्थित नहीं है। अब हम उसी तृतीय समूह के मूल विलयन में चतुर्थ समूह का अभिकर्मक मिलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, चतुर्थ समूह में 4 मूलक हैं, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट और निकेल। चतुर्थ समूह के लिए समूह अभिकर्मक अमोनियम क्लोराइड व अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में H2S गैस है। यदि जिंक उपस्थित होता है तो जिंक सल्फाइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अगर Mn++ है तो MnS हल्का गुलाबी अवक्षेप प्राप्त होगा। यदि कोबाल्ट या निकिल है तो कोबाल्ट और निकिल अपने सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होंगे, जिनका रंग काला आएगा। तो हम अगर तृतीय समूह नहीं प्राप्त होता तो उसी मूल विलयन में जो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आधिक्य मिलाया था उसी को गर्म करके H2S गैस प्रवाहित कर दें। अगर जिंक होगा तो जिंक सल्फाइड के रूप में, Mn होगा तो MnS के रूप में, कोबाल्ट होगा तो COS, निकेल होगा तो NiS के रूप में। यदि सफेद अवक्षेप आता है तो इसका तात्पर्य है कि जिंक दिया गया है। और मान लेते हैं कि लवण जो है जिंक क्लोराइड था। जब जिंक क्लोराइड में H2S गैस प्रवाहित किया जाता है तो जिंक सल्फाइड का सफेद अवक्षेप आता है। अब हम जिंक सल्फाइड में जो सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ है उसको अगर तम एस्टिक अम्ल में घोलें तो अविलेय होता है। तो हम कह सकते हैं जिंक Zn++ निश्चित। सफेद अवक्षेप को तम हाइड्रिक अम्ल में घोलते हैं। घोलने के पश्चात उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि जिंक हाइड्रोक्साइड का होता है। अब इस सफेद अवक्षेप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का आधिक्य मिलाएंगे तो अवक्षेप विलेय हो जाता है और ये सोडियम जिंकेट बनता है, यानी ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है, जिसके कारण जो पहले सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ था वो विलेय हो जाता है। अब प्राप्त अवक्षेप में यदि हम H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो जिंक सल्फाइड का पुनः अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। यहां पर हमने देखा कि 2 टेस्ट हमने लिया कि तीन टेस्ट लिया। एक तो सफेद अवक्षेप को एस्टिक अम्ल में घोलने पर अवक्षेप अविलेय होता है, जिंक कन्फर्म। दूसरा टेस्ट हमने लिया कि जिंक सफेद अवक्षेप में जब हम सफेद अवक्षेप को तम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घोलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में विलेय होता है। तीसरा टेस्ट हम ले सकते हैं कि जो प्राप्त विलयन हुआ है सोडियम जिंकेट बनने के कारण, उसमें यदि H2S प्रवाहित कर दें तो हमें जिंक सल्फाइड का सफेद अवक्षेप पुनः प्राप्त हो जाता है। अब यदि हल्का गुलाबी अवक्षेप आया था, इसका मतलब Mn++ मूलक दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में ये मैग्नीज क्लोराइड का होगा। H2S प्रवाहित करने पर MnS का गुलाबी अवक्षेप प्राप्त हुआ होगा। अब इसके 2 टेस्ट यहां पे हम कर सकते हैं कि गुलाबी अवक्षेप को अगर हम तम एस्टिक अम्ल में विलेय करें, तम एस्टिक अम्ल मिलाएं तो गुलाबी अवक्षेप विलेय हो जाता है। चूंकि मैग्नीज MnS का गुलाबी अवक्षेप आया था तो वो अगर हम एस्टिक अम्ल उसमें डालें तो गुलाबी अवक्षेप विलेय हो जाता है, मैग्नीज एसीटेट प्राप्त होता है। गुलाबी अवक्षेप के दूसरे भाग को हम तन HCl में घोल लेते हैं। घोलने पर
MnS मैग्नीट क्लोराइड में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में यह सफेद अवक्षेप अविलेय होता है। अब यदि काला अवक्षेप प्राप्त हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि कोबाल्ट सल्फाइड या निकिल सल्फाइड का अवक्षेप मिला है। अगर कोबाल्ट होगा तो मान लेते हैं कोबाल्ट क्लोराइड दिया गया था। यदि निकिल हमें प्राप्त हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि निकिल क्लोराइड दिया गया था। जैसे ही H2S गैस प्रवाहित करेंगे चतुर्थ समूह में तो हमें कोबाल्ट होगा तो कोबाल्ट सल्फाइड का, अगर निकिल है तो निकिल सल्फाइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। अब हम अम्लराज लेते हैं। अम्लराज से तात्पर्य है कि 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र HCl, दोनों को मिलाने पर अम्लराज प्राप्त होता है। इसकी क्रिया से हमें नवजात क्लोरीन प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम काले अवक्षेप को हम अम्लराज के साथ उबालते हैं, उबाल करके विलेय कर लेते हैं। अब इतना उबालते हैं कि जो भूरे रंग की गैस है उसका निकलना बंद हो जाए। अब इसमें जल मिला देंगे, उबाल लेंगे। उबालने के पश्चात 2 भाग कर लेते हैं। एक भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, एक भाग में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो चूंकि अम्लराज लिया है, काले अवक्षेप में अगर कोबाल्ट सल्फाइड प्राप्त हुआ है तो वो नवजात क्लोरीन से क्रिया करके COCl2 में परिवर्तित हो जाएगा। यदि निकिल सल्फाइड का अवक्षेप आया था तो वो भी नवजात क्लोरीन से NiCl2 में परिवर्तित हो जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर अगर नीला अवक्षेप आता है तो इसका मतलब है कि वो कोबाल्ट दिया गया था, जो कि कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हुआ है। यदि हरा अवक्षेप आता है तो इसका तात्पर्य है कि निकिल मूलक दिया गया है, जो कि निकिल हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हुआ है। अब विलयन के द्वितीय भाग में सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्रोमीन जल मिलाते हैं, ब्रोमीन वाटर मिलाते हैं। तो ये अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट क्लोराइड के रूप में आ गया होगा। कोबाल्ट क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके ये ठोस रूप में डालते हैं तो ये कोबाल्ट बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट से पुनः करके क्रिया करके सोडियम कोबाल्टो कार्बोनेट प्राप्त होता है। और यह ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करता है। यहां पर सोडियम कोबाल्टो कार्बोनेट इस ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम कोबाल्टी कार्बोनेट का, यहां पे सोडियम कोबाल्टी कार्बोनेट का हरा विलयन देता है। यदि निकिल होता तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्रोमीन जल से क्रिया करके Na2O का काला विलयन देगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चतुर्थ समूह में चारों मूलकों का परीक्षण इस प्रकार से करेंगे। अब यदि चतुर्थ समूह उपस्थित नहीं है तो हमने मूल विलयन में अमोनियम क्लोराइड मिलाया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया था, और H2S प्रवाहित करने पर किसी भी प्रकार का अवक्षेप नहीं आया, तो हम इस विलयन को गर्म करके H2S दूर कर दें या नया मूल विलयन बना लें। उसमें फिर से लवण को जल में घोल करके अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आधिक्य मिलाते हैं। अब उसमें चूंकि पंचम समूह में समूह अपकर्मक है अमोनियम क्लोराइड व अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट, उसमें अमोनियम कार्बोनेट मिलाते हैं और हल्का गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात थोड़े समय के लिए रख देते हैं। यदि बेरियम, चूंकि पंचम समूह में 3 मूलक हैं, बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम, इनका परीक्षण भी इसी क्रम में किया जाता है। इसके लिए ये शब्द याद रखें, BSC
पहले बेरियम का परीक्षण करेंगे, फिर स्ट्रांसियम और कैल्शियम। अगर बेरियम होगा तो ये बेरियम कार्बोनेट बनाएगा, स्ट्रांसियम होगा तो स्ट्रांसियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तीनों के अवक्षेप सफेद रंग के ही होते हैं। अब मान लेते हैं कि बेरियम दिया गया है और बेरियम का जो लवण है वो बेरियम क्लोराइड के रूप में, या स्ट्रांसियम है तो स्ट्रांसियम का जो लवण दिया गया होगा स्ट्रांसियम क्लोराइड के रूप में, या कैल्शियम है तो कैल्शियम का जो लवण दिया गया कैल्शियम क्लोराइड। हम तीनों का क्रिया, अगर बेरियम होगा तो बेरियम का लवण मैंने सपोज कर लिया बेरियम क्लोराइड, स्ट्रांसियम अगर दिया है तो स्ट्रांसियम का लवण स्ट्रांसियम क्लोराइड, और इसी प्रकार अगर कैल्शियम है तो कैल्शियम का लवण कैल्शियम क्लोराइड। जब आप अमोनियम कार्बोनेट मिलाएंगे तो बेरियम अगर होगा तो वो बेरियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा। यदि स्ट्रांसियम होगा तो वो स्ट्रांसियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा। यदि कैल्शियम होगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा। अब हम एक एक का वर्णन करेंगे। मान लीजिए बेरियम है तो बेरियम जो है बेरियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हुआ है, तो जो सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है उसको हम तनु यष्टिक अम्ल में घोलकर 3 भाग करते हैं। एक भाग में पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हैं। यदि पीला अवक्षेप आता है तो बेरियम निश्चित। दूसरे भाग में अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं। यदि सफेद अवक्षेप आता है तो भी बेरियम निश्चित। तीसरे भाग में अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं। यदि सफेद अवक्षेप आता है तो भी बेरियम निश्चित। अब यदि प्रथम भाग में पोटेशियम क्रोमेट मिलाने पर पीला अवक्षेप नहीं आया, परंतु द्वितीय भाग में अमोनियम सल्फेट मिलाने पर सफेद अवक्षेप आता है, और तृतीय भाग में अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाने पर सफेद अवक्षेप आता है, तो इसका तात्पर्य है कि स्ट्रांसियम निश्चित है। इसी प्रकार अगर प्रथम भाग में पोटेशियम क्रोमेट मिलाने पर सब पीला अवक्षेप नहीं आता तो कैल्शियम निश्चित, कैल्शियम संभव कह सकते हैं। और द्वितीय भाग में अमोनियम सल्फेट मिलाने पर यदि सफेद अवक्षेप नहीं आता तो भी हम कह सकते हैं कि कैल्शियम संभव। और तृतीय भाग में अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाने पर यदि सफेद अवक्षेप आता है तो कैल्शियम निश्चित। अब इसके हम रासायनिक समीकरण देखें। अगर बेरियम है, बेरियम अवक्षेपित हुआ है, बेरियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हुआ होगा, एसिटिक अम्ल में घोलेंगे तो ये बेरियम एसीटेट बना लेता है, और बेरियम एसीटेट जो प्रथम भाग लिया था उसमें बेरियम एसीटेट होगा, वह पोटेशियम क्रोमेट के साथ बेरियम क्रोमेट का पीला अवक्षेप देता है। इसी तरह द्वितीय भाग में चूंकि हमने अमोनियम सल्फेट मिलाया है तो बेरियम एसीटेट बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनाएगा। इसी प्रकार तृतीय भाग में चूंकि अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाया गया था तो वह बेरियम ऑक्जेलेट का सफेद अवक्षेप दे देगा। अब बात करते हैं कि प्रथम भाग में अगर ये अवक्षेप नहीं प्राप्त होता, यानी यहां पर हम देखें, यहां पर हमने दिया है कि अगर बेरियम नहीं है तो स्ट्रांसियम हो सकता है, तो बेरियम अगर नहीं है तो स्ट्रांसियम हो सकता है, और ये स्ट्रांसियम जो है स्ट्रांसियम एसीटेट के रूप में अवक्षेपित हुआ होगा, तो उसमें अगर पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हैं तो किसी भी प्रकार का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, अर्थात बेरियम तो अनुपस्थित है लेकिन स्ट्रांसियम संभव है। अब द्वितीय भाग में अगर आप अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं तो यदि सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो स्ट्रांसियम निश्चित। तृतीय भाग में अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं और सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो स्ट्रांसियम ऑक्जेलेट का होगा और स्ट्रांसियम निश्चित। लेकिन अगर हमें कैल्शियम दिया गया है तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित होगा, और उसको जब एसिटिक एसिड में घोलेंगे
तो वो कैल्शियम एसीटेट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब अगर आप प्रथम भाग में पोटेशियम क्रोमेट मिला रहे हैं, कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, तो बेरियम अनुपस्थित है, स्टांसियम और कैल्शियम संभव हो सकते हैं। लेकिन द्वितीय भाग में अमोनियम सल्फेट मिलाने पर यदि कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, तो आप यहां दिखा सकते हैं कि स्टांसियम अनुपस्थित, कैल्शियम संभव। तृतीय भाग में अमोनियम ऑक्जेलेट मिलाने पर यदि सफेद अवक्षेप कैल्शियम ऑक्जेलेट का प्राप्त हो रहा है, तो कैल्शियम निश्चित। चूंकि हम देख रहे हैं कि बेरियम, स्टांसियम, कैल्शियम तीनों में यह प्रयोग कॉमन है। बेरियम तीनों परीक्षण देता है, स्टांसियम केवल 2 परीक्षण देता है और कैल्शियम केवल 1 परीक्षण देता है। इसीलिए हम क्रमबद्ध परीक्षण करते हैं। चूंकि बेरियम, स्टांसियम और कैल्शियम दोनों के परीक्षण दे देता है। स्टांसियम अपना तो परीक्षण देता ही है, साथ में कैल्शियम का भी देता है। कैल्शियम केवल अपना है। इसलिए इस क्रम का ध्यान रखेंगे कि पहले बेरियम, फिर स्टांसियम और उसके पश्चात कैल्शियम। अब हम यहाँ पे पंचम समूह में भी कोई अवक्षेप नहीं प्राप्त हुआ और अभी चूंकि इंटरमीडिएट में या 11th में केवल अब एक ही क्षारीय मूलक है, तो इसका तात्पर्य है कि छठा ग्रुप दिया गया होगा। छठे ग्रुप में केवल एक ही मूलक है, Mg++। छठे ग्रुप के लिए समूह अभिकर्मक जो है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। यदि Mg++ दिया गया है, तो जो अवक्षेप प्राप्त होगा सफेद रंग का होगा और कंपाउंड होगा मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट। 6th ग्रुप के प्रयोग के लिए हम मोलवेलेन लेते हैं, उसमें अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं और फिर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड लेते हैं और फिर डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट मिलाते हैं। मिलाने के बाद विलयन की तली में कांच, परखनली की कांच को एक कांच की छड़ के द्वारा स्क्रब करते हैं और विलयन को 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं। Mg होने पर मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। मान लीजिए लवण मैग्नीशियम क्लोराइड लिया गया है, उसमें जब डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया गया, तो मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इस तरह से हम क्षारकीय मूलकों का विश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि लवण विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं। अब हम अगले वीडियो में ये सीखेंगे कि अकार्बनिक लवण विश्लेषण प्रयोग किस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि लवण विश्लेषण में एक केवल अम्लीय मूलक होगा और एक क्षारीय मूलक, तो हम अपने फाइल पर प्रैक्टिकल की जो फाइल होती है किस प्रकार से लिखेंगे उस पर, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।